हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जर्व ओनली। आज ये क्लास जो है ये थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये पहली क्लास है जहाँ से हम अपने खुद के नोट्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल जो स्टार्टिंग है, आप कभी भी किसी भी लेवल के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप 11 12 या 6 to 12 तक की एनसीईआरटी के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, चाहे आप मास्टर्स में हैं, चाहे आप कोई ऑप्शनल का एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, तब भी ये ज्योग्राफी आपके लिए काम रहेगी। तो ये ओवरऑल किसी भी स्टैंडर्ड के लिए ये रहेगा। इसमें ऑलमोस्ट सारी आपकी चीज़ें कवर होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये ग्रेजुएशन के लिए तो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या स्कूल के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। और नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगा है क्योंकि बाइलिंगुअल है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। इंग्लिश में भी दिया होगा नीचे, तो जब हम हिंदी में समझा रहे हैं तो अगर आपको कुछ टर्म्स में दिक्कत आ रही है, टर्म्स हम दोनों भाषा में यूज़ करेंगे। टर्मिनोलॉजी जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में लेके रखेंगे। और जहाँ जहाँ पे हेडिंग्स लगाई है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि हेडिंग्स में या टर्मिनोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में रखा गया है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी कोशिश करें कि आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ज़रूर सीखें, क्योंकि हायर स्टडीज़ में थोड़ा-सा इंग्लिश मीडियम को थोड़ा-सा बेनिफिट रहता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादा जो फॉरेन ऑथर की बुक्स वगैरह हैं उनका बहुत अच्छा हिंदी ट्रांसलेशन हो नहीं पाता है, तो उसके लिए फिर आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरी पर्सनल एक सजेशन या एडवाइस रहेगी कि आप कभी भी ये मत सोचें कि हमारा हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है। आप इंग्लिश को ज़रूर अडॉप्ट करें, ठीक है? क्योंकि अगर आप करते हैं और अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो बहुत काम की है। और हिंदी मीडियम जो भी स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट है, वो ज़रूर ध्यान रखें कि ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश मीडियम है और हमारे तो आगे हायर स्टडीज़ में इंग्लिश ही काम आती है। अगर आपकी इन फ्यूचर जॉब वगैरह लगती है, मेरा खुद का इंग्लिश मीडियम है, तो इन फ्यूचर अब मुझे जब कॉलेज में पढ़ाना होता है तो मुझे हिंदी में ही पढ़ाना होता है, क्योंकि राजस्थान में अभी भी हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो भी कॉलेजेस में अभी भी हिंदी चलता है, हिंदी मीडियम चलता है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत दोनों मीडियम में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास है पहली। हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है ऑब्जर्व ओनली। जो इसका लोगो है ये वाला लोगो है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ऑब्जर्व ओनली तो इस टाइप का एक लोगो दिखेगा, आप उसको वहाँ पे ये क्लास आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है? ये हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि हमने कहा है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल अगर आपको एबीसीडी भी नहीं पता है ज्योग्राफी की तब भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है? फिर चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं या फिर आप किसी एग्ज़ाम में एज ऑप्शनल और जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काम की रहेगी। सोलर सिस्टम, हमारा जो चैप्टर का नाम है सौर मंडल, जिसकी एक पहली क्लास होगी। सौर मंडल को हम 2 क्लासों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास में हम सौर मंडल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है, और एक टेलीग्राम पे। किस नाम से सर्च कर सकते हैं? तो ऑब्जर्व ओनली के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल ऊपर नाम वगैरह लिखा हुआ आता है ऑब्जर्व ओनली का, वहाँ पे नीचे लिंक्स दे रखा होगा। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ जाएगा और टेलीग्राम का। अब वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सजेशन है आपको क्लास से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास, जो सौर मंडल से संबंधित होगा, सोलर सिस्टम से। चलिए, तो अब सबसे पहले जैसे ही हम नाम सुनते हैं सौर मंडल या सोलर सिस्टम, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि ये चीज़ होती क्या है। सबसे पहले तो हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा है सौर मंडल और ब्रैकेट में लिखा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोलर सिस्टम। सौर मंडल सूर्य और उन वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधा हुआ समूह है जो या तो सीधे या परोक्ष रूप से उसकी परिक्रमा करते हैं। क्या कह रहा है? सौर मंडल क्या चीज़ होती है कि सौर मंडल में ये कह रहा है कि एक तो होता है सूर्य, और सूर्य के आसपास की जो चीज़ें होती है, जो सूर्य के आसपास घूमती रहती है। किस कारण से घूमती है? क्योंकि सूर्य का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है ग्रेविटी, ठीक है? सन की जो ग्रेविटी होती है उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा
अपने सूरज के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी ग्रेविटी से उसके पास क्या है, बंधी हुई है, या तो डायरेक्टली या फिर परोक्ष या फिर इनडायरेक्टली रूप से उसकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा का मतलब हो गया रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे वापस इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप साथ साथ में इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम बहुत आसान भाषा में 110% मैं कोशिश करूंगा। अगर आपने कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तब भी ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, सौर मंडल क्या होता है, कभी आपसे कोई पूछ ले सौर मंडल क्या होता है, तो आप कहेंगे सौर मंडल मतलब सूर्य और उन वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधा हुआ एक समूह है। सूर्य और उसके आसपास की बहुत सारी चीजें, उनका एक क्या है, समूह है जो बंधा हुआ है। किस कारण से, क्योंकि सूरज की क्या लग रही है, उन सब चीजों के ऊपर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, उस वजह से वो क्या है, बंधे हुए हैं, जो या तो सीधे या परोक्ष रूप से उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सारे बंधे हुए, इस वजह से सूरज के आसपास उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं। डायरेक्टली भी कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सौर मंडल, हमारे तारे, सूर्य, सूर्य क्या है, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, सूर्य क्या है, तारा है, ध्यान रखिएगा। सूर्य कोई प्लेनेट नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, हमारा तारा है, हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है, और उन सभी वस्तुओं से मिलकर बना है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा उससे बंधी हुई है। तो सौरमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो सौरमंडल का एक तो तारा जो हमारा सूर्य है, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसके गुरुत्वाकर्षण, किसके गुरुत्वाकर्षण से, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उससे बंधी हुई है। अब क्या क्या चीज़ें बंधी हुई है, हमें एक तो पता चल गया सूर्य, और बाकी ये जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं क्या क्या है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक तो क्या है, हमारे ग्रह हैं, तो ग्रह अभी हम देखेंगे। दूसरे क्या है, बौने ग्रह है, आपके डॉर्फ प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, वो है बहुत सारे। और इसके अलावा क्या है, दर्जनों चंद्रमा है, बहुत सारे हमारे क्या है, मून है, चंद्रमा है, और लाखों क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे, लाखों की संख्या में क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं, और क्या है, धूमकेतु, कॉमेट से खूब सारे, और क्या है, उल्कापिंड है, मीटियोर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों से, एक तो सूर्य हो गया, सूर्य के अलावा प्लैनेट्स हो गए, डॉर्फ प्लैनेट हो गए, बहुत सारे मून हो गए, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हो गए, धूमकेतु हो गए, कॉमेट्स हो गए, और मीटियोर्स, इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। अब आपसे कोई पूछेगा ग्रह कितने हैं, तो ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इंग्लिश में तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सारे क्या है, हमारे ग्रह हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारे सौर मंडल में क्या क्या है, एक तो सूर्य हो गया जो क्या है, तारा है, उसके अलावा ग्रह है खूब सारे आपके, बहुत सारे क्या है, ग्रह है, ग्रह के अलावा क्या है, बौने ग्रह, डॉर्फ प्लैनेट जिसे हम कहते हैं। फिर दर्जनों क्या है, चंद्रमा है, खूब सारे आपके आपके मून है, लाखों क्षुद्र ग्रह है, मतलब एस्टेरॉइड्स हैं, धूमकेतु है, कॉमेट्स हैं, और उल्कापिंड है, मतलब मीटियोइड्स है। अब ये नाम आपको शायद सुनने में अजीब लग रहा होगा कि धूमकेतु क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटियोइड्स क्या होता है, तो आप बिल्कुल टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम क्लास के अंदर इन सब का प्रॉपर बहुत अच्छे से इनके बीच में फ़र्क देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि एस्टेरॉइड और मीटियोइड्स के बीच में क्या फ़र्क होता है, कॉमेट्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम सब जैसे ही आप पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था, तो ये कह रहा है 4.6 अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले। ये जो आप सौर मंडल देख रहे हो जिसके अंदर सूर्य है और बाकी ये बहुत सारी चीज़ें, ये कब बना था, तो 4.6 अरब वर्ष पहले, ठीक है, तब ये बना था। कैसे बना था, तो पहले एक विशाल इंटरस्टेलर आणविक बादल है, क्या है, इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड है, कि गुरुत्वीय पतन, ग्रेविटेशनल कोलैप्स से हुआ था। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। एक सिद्धांत आएगा आपका, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, ठीक है। उस ब्लास्ट से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स बनता है, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सौर मंडल कितना पुराना है, तो 4.6 अरब वर्ष पुराना है। कैसे बना था, तो एक इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड था, एक बादल नुमा चीज़ थी, गैसों से भरी हुई, मॉलिक्यूल से भरी हुई बहुत सारी, और उसके अंदर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल कोलैप्स, गुरुत्वीय पतन हुआ, और जिससे हमारा क्या बना, पूरा का पूरा सौर मंडल। ये वाली चीज़ें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे जब ये बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा सब कुछ। तो सौर मंडल का एक बेसिक, एक आम इंसान को जितना पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो
आई होप सौरमंडल क्या होता है, किन चीज़ों से बना हुआ है और कब बना था और कैसे बना था, ये सारे सवाल आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सौरमंडल अगर समझ में आ गया तो सौरमंडल में हम सबसे पहले हम देख रहे हैं, जैसे ही सौरमंडल की बात शुरू हुई तो हमने क्या कहा, सन। सन क्या है हमारा, एक आपको पता है स्टार है जिसे हम क्या कहते हैं, तारा। तो सबसे पहले हम समझेंगे तारा क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए तारे, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टार्स। अच्छा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है वो इन पॉइंट्स को एक बार देख लेना। ठीक है, सेम बात लिखी हुई है, कोई अलग नहीं है, आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टार्स, तारे क्या होते हैं। तारा एक खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो प्लाज्मा जो प्लाज्मा से बनी एक चमकीली गोलाकार संरचना होती है और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एकत्रित रहती है। अब देखो समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से समझेंगे। तारा एक क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, मतलब अंतरिक्ष के अंदर एक क्या है, पिंड है आपके, इसकी बात कराए जो प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। तो प्लाज्मा हम समझते हैं, प्लाज्मा क्या है, बेसिकली एक बहुत गर्म गैस है आपकी, ऐसे समझ लीजिए। बहुत क्या है, गैस है जो बहुत सालों से, करोड़ों सालों से क्या होगी, बहुत धीमे धीमे गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। और उस गैस के गुब्बारे के अंदर, जैसे मान लो ये गैस है, ठीक है, जिसका तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसके अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी है और एटम्स भी है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एटम से अलग हो गए इसके अंदर, जैसे इसका बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा। जैसे मान लीजिए ये एटम है आपका एक, जैसे ही बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा तो एटम से क्या निकल गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। और जब एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, अभी अपन देखेंगे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, प्लाज्मा इज ए हॉट गैस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स आर सेपरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, किससे सेपरेट हो गए, तो अपने एटम से सेपरेट हो गए। विच इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब इसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने एटम से अलग हो जाते हैं, तो इसके अंदर इसकी एक विशेषता हो जाती है, जो क्या है, ये कैसे हो जाएंगे आपके, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी आ जाती है इसके अंदर, मतलब चुंबकीय प्रभाव भी आ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी आ जाती है इसके अंदर। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, और ये एक बहुत आम चीज़ है ब्रह्मांड के अंदर। आप ब्रह्मांड की जब फोटोज़ देखोगे, अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल के ऊपर सर्च करिए, नॉर्मली सर्च कर दीजिए प्लाज्मा, तो या यूनिवर्स से सर्च कर लीजिए। जब यूनिवर्स सर्च करेंगे तो आपको ऐसे कुछ फोटोज़ मिलेगी जिसमें हरे कलर के कुछ बादल टाइप के आपको दिखेंगे, या पिंक कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के, बहुत सारे अलग अलग कलर के, तो वो सारी चीज़ें क्या है, प्लाज्मा है आपके। ठीक है, फिर क्या है, द सन, स्टार, नेब्यूला आर द सोलर विंड आर ऑल मेड ऑफ प्लाज्मा। ये कह रहा है कि जितने भी सूरज देखते हो, तारे देखते हो, नेब्यूला देखते हो, सोलर विंड्स, ये सब किससे बने होते हैं, प्लाज्मा से ही बने होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा को आप बहुत आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये कोई गैस है जो बहुत सालों से वहाँ पे है, और उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है धीमे धीमे, उसके अंदर आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी हुई है, जिससे क्या हुआ है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एटम से बाहर आ गए, सेपरेट हो गए, और इस वजह से उसके अंदर जो है चुंबकीय प्रभाव भी आ गया और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव भी आ गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा वर्ड आगे आपको बहुत परेशान करेगा, हर जगह प्लाज्मा आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी, प्लाज्मा इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। प्लाज्मा जो है वो बहुत आम चीज़ है यूनिवर्स के अंदर, बहुत आसानी से मिलती है, ऑलमोस्ट हर जगह प्लाज्मा ही है। ये कैसा होता है, इट इज़ हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस है, ये गैस कैसी है, जो चार्ज है इसके अंदर, पॉजिटिव, आप हिंदी में आप सुनते होगे धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स खूब सारे होते हैं, मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये किससे बने होते हैं, जो बिल्कुल फ्री घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो बहुत फ्रीली घूम रहे, उससे बने होते हैं। ठीक है, अब ये बनते कैसे, व्हेन द गैस गेट्स एक्सट्रीमली हॉट, जब कोई भी गैस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब वो गर्म कब होती है, तो 1000 टू मिलियंस ऑफ डिग्री, कितनी गर्म हो जाती है, तो हज़ारों से मिलियंस, कितने डिग्री, 1000 डिग्री, या उससे भी मिलियन डिग्री, मतलब 10 लाख के करीब डिग्री तापमान उसका चला जाता है, इतनी गर्म हो जाती है।
द एनर्जी इज इनफ टू स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे एक देखिए डायग्राम बना रखा है, ये हमारा क्या एटम का स्ट्रक्चर है, ये पूरा एटम है, ठीक है, ये एटम है पूरा का पूरा, ये एटम का क्या है, न्यूट्रॉन है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इसके ऑर्बिट है, और इस एटम के चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी इज इनफ टू स्ट्रिप, ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि स्ट्रिप कर देती इलेक्ट्रॉन को एटम से। स्ट्रिप का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, ठीक है, तो उखाड़ लेती है वो। और इस प्रक्रिया को, जब ऐसी प्रक्रिया होती है जब एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स को मतलब खींच लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है आयोनाइजेशन। ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आयोनाइजेशन की प्रक्रिया कभी पूछ ले आपसे, आयोनाइजेशन की प्रक्रिया क्या होता है, तो जब एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को आयनाइजेशन कहते हैं। द रिजल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। और उससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं वो उनके ऊपर भार होता है पॉजिटिव का, और कुछ रह जाते हैं आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और इस वजह से क्या हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज। आपने सेल या बैटरी का भी आपने कभी डायग्राम देखा होगा इस तरीके से, तो करंट भी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिफिक है, बट आप समझना, क्योंकि बेसिक चीज़ें हर किसी को पता है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल वैसे स्टार्ट कर दूंगा कि 8 ग्रह हैं हमारे, ये अंदर वाले ग्रह, ये बाह्य ग्रह है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता होगी, या आपने शायद पढ़ रखी होगी। तो कुछ ना कुछ तो आपको ऑब्जर्व ओनली का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पे आपको कुछ नया या कुछ नया जानने को मिलेगा आपको। तो ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये काम की नहीं है, बहुत ज़रूरी काम की है। बेसिक्स तभी तैयार होते हैं जब, अगर आपने यहाँ पे हम बिना प्लाज्मा को समझे ही आगे बढ़ जाते तो आपको शायद पूरे चैप्टर पढ़ लेते, उसके बाद भी प्लाज्मा का एक्चुअल मतलब नहीं पता चलता, ठीक है। तो एक एक वर्ड को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर, अब इसका कैसा हो जाता है व्यवहार, इलेक्ट्रिक भी हो जाता है और मैग्नेटिक भी हो जाता है, बिकॉज प्लाज्मा इज चार्ज। अब प्लाज्मा कैसा है, चार्ज हो रखा है। इट रेस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। दिस मेक इट बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम अ नॉर्मल न्यूट्रल गैस। अब ये क्या करता है, बाकी जो गैस होती है उससे बहुत अलग तरीके का व्यवहार करेगी। तो अब ये नॉर्मल गैस नहीं है, जो आप कोई भी नॉर्मल गैस का गुब्बारा देखोगे, इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। तो प्लाज्मा ये चीज़ होती है, और ये बहुत यूनिवर्स के अंदर कॉमन है, हर चीज़ इसी से बनी है ऑलमोस्ट, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आगे एक और चीज़ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड एटम। ये हमने पता समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, एटम्स के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ एन एटम लाइक प्लैनेट आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन वैसे ही एटम का भाग है जैसे सौर मंडल के ग्रह भाग होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम क्या समझ रहे थे, तारे को समझ रहे थे, ठीक है, हमें पता था कि तारा किससे बना है, प्लाज्मा से। तो हम प्लाज्मा को समझ रहे थे। अब फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तारा, या जिसे हम स्टार्स कहते हैं, ठीक है। तारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा इंजन, कॉस्मिक एनर्जी जनरेटर है, जो ऊष्मा, हीट, लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज और अन्य विकिरण, रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। तारे क्या है, एक तरीके का इंजन है, किसका, ब्रह्मांड का इंजन कह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का इंजन कहते हैं। जो क्या करता है, एक तो हीट प्रोड्यूस करता है, अपनी ऊष्मा उत्पन्न करता है खुद, एक खुद की क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, लाइट, प्रकाश उत्पन्न करता है, प्लस उसके अंदर से यूवी किरणें भी निकलती हैं, उसके अंदर से एक्स रेज भी निकलती हैं, और कुछ अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, या जिसे हम विकिरण कहते हैं, ये सारी चीज़ें उस तारे के अंदर से निकलती हैं। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इंजन कहते हैं। काइंड ऑफ एक ही जनरेटर टाइप का है। एक जनरेटर, नॉर्मल शादियों में हम लगाते हैं जनरेटर, जो क्या उत्पन्न करता है, बिजली उत्पन्न करता है। वैसे ये जनरेटर जो है वो एक तो ऊष्मा उत्पन्न करता है, एक प्रकाश, लाइट उत्पन्न करता है, एक पराबैंगनी किरणें जिसे हम अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज कहते हैं, एक्स रेज जनरेट करता है, रेडिएशन जनरेट करता है, ठीक है। चलिए, तारे का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय यानी बिग बैंग के दौरान आकाश गंगाओं के निर्माण के समय ही हुआ था, समय हुआ था। तो ये कह रहा है कि तारों का निर्माण, जैसे हमने अभी सौर मंडल का निर्माण देखा, तो वो ऑलमोस्ट 4.6 अरब साल पहले था। तो तारों का निर्माण कब था, तो ये कह रहा है कि जब बिग बैंग वाला ब्लास्ट हुआ था, तभी तारों का निर्माण हो गया था। किसके साथ में, जब आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, उसी के समय तारों का भी निर्माण हो गया था।
तारे मुख्य रूप से गैस और प्लाज्मा से बने होते हैं, ये चीज़ हमने देखी अभी। गैसों का भी एक गुब्बारा होता है, धीमे-धीमे तारे में परिवर्तित होता है। और दूसरी क्या चीज़ होती है? प्लाज्मा, जिसको अभी अपन ने बहुत डिटेल में ऊपर से समझ लिया। प्लाज्मा एक अति गर्म अवस्था होती है, हमने देखा ये गैस होती है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और उसके बाद में क्या होता है? उप परा परमाणिक कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है? उसके अंदर खूब सारे, हमने देखा था, एटम्स खूब सारे होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया जो अभी अपन ने ऊपर समझी थी, उससे मिलके क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। तारे आकाशगंगाओं के मौलिक निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आकाशगंगाओं के अंदर आप देखोगे, आकाशगंगा जब रात को बहुत गहरी अंधेरी रात होती है, तो आप देखते हो कि आकाशगंगा दिखती है हमें, एक एक ऐसा बेल्ट दिखता है जहाँ पे हजारों करोड़ों खरबों तारे होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आकाशगंगा के अंदर सबसे कॉमन जो चीज़ है वो क्या होते हैं? तारे ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप तारे क्या होते हैं वो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तारे किससे बने होते हैं आज आपको ये भी पता चला होगा। तो तारे किससे बने होते हैं? एक तो गैस से बने होते हैं और दूसरा प्लाज्मा से बने होते हैं। अब आपसे पूछ ले प्लाज्मा क्या होता है, तो पूरी ये वाली चीज़ आप समझा सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा प्लाज्मा समझा है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके आप देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में हमने समझा है। एटम का ये एक डायग्राम आप देख लेना, बेसिक चीज़ है तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा। चलिए, जब अब तारे, अब ये सारी बातें जो हमने हिंदी में अभी डायग्राम के अंदर आपने देखा या फिर जो भी आपने पढ़ा, वो सारा चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पे लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। अब जब हमें सौर मंडल पता चल गया क्या होता है, हमें पता चल गया तारे क्या होते हैं, अगर ये भी पता चल गया, तो अब हम देखते हैं थोड़े से चंद्रमा की बात करते हैं, ठीक है? चंद्रमा, या फिर जिसे हम इंग्लिश में मून कहते हैं, क्या चीज़ होती है ये? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं, जो हमारी पृथ्वी की सैटेलाइट है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है? प्राकृतिक उपग्रह सिर्फ एक ही है और उसका नाम क्या है? मून है। इसका व्यास पृथ्वी के लगभग एक चौथाई है। ये स्टेटमेंट में कभी सवाल पूछ लिया जाएगा, कथन के अंदर सवाल पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन से कथन सही है? क्या चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के लगभग एक चौथाई है? तो सही है। एक चौथाई की जगह पे वो तीन चौथाई बोल सकता है, एक बटा दो बोल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कितना है? एक चौथाई है। यह सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर सारे सौर मंडल के सारे चंद्रमाओं को देखें तो ये पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है और अपने ग्रह के सापेक्ष ये सबसे बड़ा है। और अगर अपने ग्रह की बात करें पृथ्वी के, तो उसके पास में ये सबसे बड़ा आपका चंद्रमा है। यह किसी भी ज्ञात बौने ग्रह से बड़ा है। अच्छा पॉइंट है, ठीक है? अगर जितने भी डॉर्फ प्लैनेट हम कहते हैं, ठीक है, अगर डॉर्फ प्लैनेट की बात करें तो सारे अभी तक हमें जितना, मानव को जितने डॉर्फ प्लैनेट मिले हैं, उन सब में अगर देखें तो सारे डॉर्फ प्लैनेट से हमारा चंद्रमा बड़ा ही है। चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, चंद्रमा का निर्माण कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी या आपके जो सौर मंडल की उत्पत्ति है, उसके आसपास ही चंद्रमा का निर्माण हो गया था। ठीक है, जो सौर मंडल के निर्माण से 30 से 50 मिलियन वर्ष बाद में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि सौर मंडल का एक छोटा सा भाग है चंद्रमा। तो पहले क्या बनेगा? सौर मंडल बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा? आपका चंद्रमा बनेगा। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर आप, कभी कभी आपको ये डेटा थोड़ा बहुत अलग भी दिख सकता है, कहीं नेट पे आप सर्च करोगे या बुक्स में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, तो मुझे लगा कि वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक थिया नाम की चीज़ थी। थिया क्या है एक्चुअल में? थिया वॉजंट एक्चुअली अ सेकंड मून। थिया क्या है कि जब बहुत पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा भी नहीं कहेंगे ये इसको, काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, एक चीज़ थी। ठीक है, एक खगोलीय पिंड था। ठीक है, उसका नाम क्या था? थिया था। ठीक है, THEIA। इट वॉज ए मार्स साइज प्लेनेट। ये कैसा था? मंगल ग्रह के बराबर था ये। दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट कोलाइड विद अर्ली अर्थ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। इस थिया, ये जो खगोलीय पिंड था, इसको हम चंद्रमा भी नहीं कह सकते हैं। वैसे कहने को कुछ लोग कहते हैं कि ये चंद्रमा था, पृथ्वी के पास पहले दो चंद्रमा थे, बट आप ध्यान रखिएगा दो चंद्रमा नहीं थे। एक्चुअली जब ये था तो चंद्रमा नहीं था हमारे पास, तब भी ये एक ही था। फिर साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस एक पॉइंट पे जब ऑलमोस्ट कितना, तो 4.5 बिलियन, मतलब जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उसी टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता कि ये थिया पृथ्वी के अंदर आके टकरा गया था। ठीक है, तो 4.5 अरब वर्ष पहले थिया क्या करा? पृथ्वी के अंदर आके टकराया। और कहा यह जाता है कि जब ये टकराया तो इतना बड़ा था कि पृथ्वी से कुछ टुकड़े टूट के बाहर आ गए।
और ये मान्यता है कि जब वो टुकड़े बाहर आए तो वही क्या बन गए, हमारे मून बन गया, वही हमारा चंद्रमा बन गया। तो कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी के आस में जो प्राकृतिक उपग्रह है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो कैसे बना था। तो थिया नाम का एक खगोलीय पिंड था जो 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के आसपास घूम रहा था, और फिर एक दिन वो पृथ्वी के अंदर आके टकरा गया, और उससे क्या हुआ कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के पृथ्वी से बाहर आ गया, और जो मून के रूप में आज हम जिसे जानते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर चंद्रमा की उत्पत्ति पूछे तो थिया से संबंधित है। द क्रैश ब्लास्टेड डेब्रीज इनटू स्पेस, वो क्रैश इतना बड़ा था कि उससे क्या हुआ, जो मलबा था पृथ्वी का वो अंतरिक्ष के अंदर उछल गया बहुत बड़ा, और विच लेटर केम टूवर्ड्स टू फॉर्म अवर मून, और फिर समय के साथ में वो किस रूप में बाहर आया, हमारे चंद्रमा के रूप में बन गया। सो थिया इज मोर लाइकली लाइक द मून्स पेरेंट देन द सेकेंड मून। तो थिया क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चंद्रमा के बनने के पीछे का मेन कारण कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थिया वर्ड भी आप ध्यान रखना, वैसे थोड़ा सा फिक्शनल है बट फिर भी ध्यान रख सकते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि थिया जहाँ पे टकराया था वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, और जिसे आज की डेट में हम क्या मानते हैं, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं है, एक थ्योरी है, कह सकते हैं फिक्शनल स्टोरी है, जो मान्यता है काइंड ऑफ। अब ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसको किताबों में लिखा नहीं जाता है, बट अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या नेट पे तो थिया का नाम मिलता है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम चंद्रमा पे आते हैं। यह पृथ्वी के साथ समकालीन घूर्णन में है, यानी हमेशा एक ही पक्ष पृथ्वी की ओर रहता है। अब ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी जिस हिसाब से, जिस गति से घूमती है, उसी गति से चंद्रमा का क्या है, रोटेशन भी होता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का एक ही तरफ का जो क्या कह सकते हैं, चेहरा कह दीजिए, एक ही चेहरा हम हमेशा देख पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने झंडा लगा रखा है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। तो मनुष्य हमेशा इस झंडे वाली साइड ही देख पाएगा। अगर यहाँ पे हमने दो झंडे लगा रखे हैं तो हम कभी भी ये दो झंडे कभी भी नहीं देख पाते। अब क्यों नहीं देख पाते हैं, तो पृथ्वी का जो रोटेशन या रेवोल्यूशन होता है, एग्जैक्टली उसी के हिसाब से चंद्रमा भी अपना क्या करता है, रोटेशन करता है। जब दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के सामने चंद्रमा का हमेशा एक ही चेहरा रहता है। ये जो सामने वाला चेहरा हम कह सकते हैं, यही हमेशा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हम दूसरी साइड आज तक मनुष्य ने नहीं देखा है, हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा पीछे की साइड में रहता है। किस वजह से रहता है, अगर आपसे सवाल पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे, सिंक्रोनस रोटेशन। सिंक्रोनस रोटेशन का मतलब है जितनी गति से, जिस हिसाब से चंद्रमा घूम रहा है, उसी रफ्तार से, उसी समय के साथ में पृथ्वी भी घूम रही है। जब दोनों बिल्कुल बराबर टाइम और स्पीड से घूमते हैं तो हम कभी भी उसका दूसरा रूप देख ही नहीं पाते। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता, कि इस समय में थोड़ा बदलाव होता, कि वो ज़्यादा गति से घूम रहा है या पृथ्वी थोड़ी धीमी गति से घूम रही है, तो शायद हम चंद्रमा का दूसरा जो साइड है वो देख पाते। लेकिन ये बिल्कुल कैसा है, समकालीन घूर्णन है, सिंक्रोनस रोटेशन है, बिल्कुल बराबर रोटेशन है। इस वजह से हम कभी भी चंद्रमा का दूसरे साइड का जो फेस है वो कभी भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी आई होप। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना आप, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। डायग्राम से मैं जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है इसे, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 में पूरी करता है। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा कितने दिनों में लगाता है, तो आप क्या जवाब देंगे, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 इतने टाइम में जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक पूरा का पूरा क्या लगा देता है, चक्कर लगा देता है, ठीक है। इस चक्कर को क्या कहते हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजी आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अपनी जगह पे घूमना, पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है उसको बोलेंगे हम रोटेशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, इस परिक्रमा को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा क्या सवाल पूछ रहा है, सवाल में क्या पूछ रहा है, रोटेशन पूछ रहा है या रेवोल्यूशन, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और
47 सेकंड में पूरी करता है और उसी समय अवधि में अपने अक्ष पर घूमता भी है। अब जिस स्पीड से वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसी स्पीड से वो क्या करता है, सेम अपनी जगह पे भी घूमता है। तो चंद्रमा को अपनी ही जगह पे एक पूरा चक्कर लगाने में भी कितने दिन लग जाते हैं, 27 दिन, 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड। इस वजह से क्या होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब उसका रेवोल्यूशन का टाइम भी सेम है और रोटेशन का टाइम भी सेम है। मतलब अपनी जगह पे पूरा एक चक्कर लगाने में भी उसको 27 दिन, 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड लगते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में भी इतना ही समय लगता है। अब ये दोनों बराबर है, इस वजह से क्या होता है कि अगर पृथ्वी पे आप खड़े हो तो चंद्रमा का हमेशा एक ही फेस देख पाओगे, दूसरा वाला देख ही नहीं पाओगे। अगर इस रोटेशन और रेवोल्यूशन के टाइम के अंदर थोड़ा सा भी मिसमैच होता तो शायद हम ज़रूर देख पाते चंद्रमा का दूसरा फेस। ठीक है, अब शायद आपको ये ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा। अब देखिए, चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी पर डाले गए कुल बलों का अनुपात कितना है, 9:4, 9:4। चंद्रमा और सूरज का पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण पड़ता है उसका प्रभाव कितना होता है, तो 9:4। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा है, सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम है। इसके पीछे कारण क्या है कि सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और चंद्रमा हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इस वजह से चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। चंद्रमा का कितना हो गया, 9, और सूर्य का कितना हो गया, 4। चंद्रमा का अध्ययन शास्त्र सेलिनोलॉजी कहलाता है। अगर आप चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे आप, सेलिनोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले सेलिनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, चंद्रमा का, सूर्य का, ग्रहों का या खगोलीय पिंडों का, तो आप ध्यान रखिएगा चंद्रमा का। अब जो भी हमने इतनी सारी बातें करी है हिंदी के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेम बातें जो हमने हिंदी में करी है। अब अगर आपको सौर मंडल समझ में आ गया है, सौर मंडल क्या होता है, कैसे बना होता है, गैसों से, प्लाज्मा से, जो भी है। ठीक है, फिर आपने अगर तारे समझ लिए हैं, ठीक है, तारे किससे बने होते हैं, तो गैस, प्लाज्मा वगैरह, वो सब चीज़ें हमने प्लाज्मा को अच्छे से समझ लिया। फिर अगर आपको चंद्रमा समझ में आ गया है, ठीक है, चंद्रमा क्या होता है, कब बना था, कितने साल पुराना है वगैरह। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, आपने अक्सर बचपन में ये चीज़ करी होगी कि जब आप छत पे सोते थे हम पहले, तो हम तारों को मिलाते थे और कुछ ना कुछ आकृति बनाते थे। तो जब कुछ तारों को मिला के कुछ आकृति बनाई जाती है तो उस चीज़ को, उस बनी हुई आकृति को क्या बोला जाता है, नक्षत्र, या इंग्लिश में जिसे बोला जाता है कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, अब देखिए क्या है ये। रात में आकाश में हजारों तारे दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तारे समूह बनाकर एक विशेष आकृति बनाते हैं जिसे नक्षत्र कहते हैं। वर्तमान में लगभग 88 नक्षत्रों का पहचाना गया है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 88 नक्षत्रों को पहचाना है जिनसे कुछ ना कुछ आकृति बन रही है। प्रत्येक नक्षत्र को उसकी आकृति के अनुसार नाम दिया गया है। ठीक है, उस आकृति के अनुसार उनको कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है। अब वैसे तो 88 है, सारे नाम याद रख ही नहीं सकते हम, ना ही सारे इतने इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 जो बहुत मेजर हैं, जिनसे सवाल पूछा जाता है, वो हम याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ मुख्य नक्षत्र जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशंस भी कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट नक्षत्र है जिसका नाम है उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर। ठीक है, क्या है, इसे सप्तऋषि, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, सप्तऋषि, 7 तारों का एक समूह होता है जिसे इंग्लिश में ग्रेट बेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे 7 प्रमुख तारे होते हैं जो भालू की आकृति में दिखाई देते हैं। यह गर्मियों में अप्रैल के महीने में उत्तरी आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह ध्रुव तारे की स्थिति जानने में मदद करता है। अब इनका आप थोड़ा सा बस एक बार सुन लेना है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इनसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। तो उर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि, ग्रेट बेयर भी कहते हैं, ठीक है, ये आकाश में दिखाई देता है। ये ध्रुव तारे की डायरेक्शन या उसकी लोकेशन बताने में भी काम आता है हमारे। दूसरा जो मेजर कॉन्स्टिलेशन है वो कौन सा है, ओरायन। ठीक है, ओरायन है। अब ओरायन में क्या है, इसे शिकारी, हंटर भी कहते हैं। इसका भारतीय नाम मृग है। इसे भारतीय नाम क्या दिया गया है, मृग कहा गया है। इसमें 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं। इनकी स्थिति एक शिकारी जैसी दिखती है। यह शीत ऋतु में देर रात को दिखता है। इस नक्षत्र के पास स्थित
सिरियस तारा रात में आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। सिरियस तारा होता है इस नक्षत्र के पास में जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकीला होता है। अगला मेजर कॉन्स्टिलेशन है लियो मेजर, ठीक है। इसमें क्या है, यह लगभग 9 से 10 तारे, इसमें लगभग 9 से 10 तारे होते हैं जो शेर की आकृति बनाते हैं, ठीक है। लियो शायद शेर को भी कहा जाता है, ठीक है, अच्छा इसलिए इसे लियो कहा जाता है। यह गर्मियों में रात में प्रारंभिक भाग में दिखाई देता है। गर्मियों में जैसे ही नई नई रात होती है, रात हुए जस्ट बहुत कम टाइम होता है, तब ये लियो मेजर नाम का जो कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र है वो हमें दिखाई देता है। और एक इम्पॉर्टेंट और है जिसका नाम है कैसियोपिया, ठीक है। कैसियोपा नक्षत्र जो है इसमें मुख्यतः 5 तारे होते हैं जो आकाश में W या M की आकृति में होते हैं। यह एक प्राचीन रानी कैसियोपिया के नाम पर रखा गया है। यह शीत ऋतु में रात के आरंभ में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 आप नाम ज़रूर याद रखिएगा, उर्सा मेजर, ओरियन, लियो मेजर और कैसियोपा। तो अब नॉर्मली इनसे सवाल पूछ लिया जाता है, अगर बहुत बेसिक एग्ज़ाम में पूछेंगे तो आपसे ये सवाल पूछ लेंगे कि उर्सा मेजर, ओरायन है, लियो मेजर है, कैसियोपिया है, ये क्या है, किसी ग्रह के आपके प्राकृतिक सैटेलाइट है या कुछ और है या कॉन्स्टिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, नक्षत्र है हमारे। चलिए यही चीज़ अब वापस इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। उर्सा मेजर, ओरियन है, लियो मेजर है, कैसियोपिया वगैरह, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लैनेट्स की बात। अभी तक हमने सौर मंडल देख लिया, अभी तक हमने तारे देख लिए, अभी तक हमने ये कॉन्स्टिलेशंस वगैरह देख लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हम खुद ग्रह पे ही रह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रह क्या होता है। ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। अब ये सारी क्या है, किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह कहने की उसकी योग्यता है या एलिजिबिलिटी है। अगर कोई खगोलीय पिंड है तो उसे आप ग्रह या प्लैनेट कब कहोगे, तो उसकी ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए तभी हम उसको कहते हैं। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, वो किसी ना किसी सूर्य या तारे की क्या लगा रहा हो, परिक्रमा लगा रहा हो। तो पृथ्वी करती है परिक्रमा, तो पृथ्वी की पहली योग्यता पूरी हो जाती है। दूसरी योग्यता, जिसके पास इतना द्रव्यमान होता है कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है लगभग, गोलाकार हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। उसका खुद का ग्रेविटी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को अपने आसपास की अपनी तरफ खींचे और एक लगभग क्या बन सके, गोला बन सके। एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो आप क्या जवाब देंगे वो कमेंट्स के अंदर बताएंगे। तो दूसरी योग्यता क्या होना चाहिए, अगर किसी भी खगोलीय पिंड को आपको ग्रह कहना है तो उसके लिए दूसरी योग्यता यह है कि वह खुद के ही गुरुत्वाकर्षण से इतना कर सके कि उसका आकार कैसा हो जाए, लगभग गोलाकार हो जाए। तीसरा, और जिसमें अपने कक्ष जिसे ऑर्बिट के आसपास की जगह को साफ कर दिया हो। मतलब उसका कक्ष जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका अपना होना चाहिए, ठीक है। वो किसी को क्रॉस नहीं कर रहा हो या उसके बीच में और दूसरी चीज़ें नहीं आ रही हो, कोई और उसका ऑर्बिट को यूज़ ना कर रहा हो। तो उसका कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट उसका कक्षा जो है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की, जैसे मान लीजिए ये अगर सूरज है और पृथ्वी इस कक्षा के अंदर सूरज के चारों ओर घूमती है, तो ये कक्षा कैसी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। मतलब इसमें और कोई खगोलीय पिंड नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई खगोलीय पिंड इसे क्रॉस ना कर रहा हो, मतलब काइंड ऑफ बीच में कोई डेब्रीज वगैरह और कुछ नहीं होनी चाहिए। वो उसका अपना ही कक्षा होनी चाहिए, अपनी ही ऑर्बिट होनी चाहिए। अगर ये 3-4 विशेषता अगर किसी खगोलीय पिंड के पास होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं, प्लैनेट कह सकते हैं। अब ग्रह है कितने हमारे सौर मंडल के अंदर, तो हम बता सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनको आपको सीक्वेंस से ही याद रखना है। यहाँ पे अगर सूरज आ जाता है सन, तो सन से दूरी के हिसाब से सन से सूरज से सबसे नज़दीक में कौन सा है, बुध है। फिर दूसरे नंबर पे शुक्र है, पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण है। इनको इंग्लिश में भी अगर आप नाम याद रखो तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे हमारे टोटल अपने सौर मंडल के कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह है। ऐसे पूरे यूनिवर्स में हज़ारों खरबों अरबों ग्रह हैं, पर हमारे अगर सौर मंडल की बात करें जिसमें एक तारा है जिसका नाम सूर्य है, तो उसके आसपास कितने ग्रह हैं, ये टोटल 8 ग्रह हैं। अब पहले क्या होता था कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 9वां ग्रह कौन सा था हमारा,
प्लूटो नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो प्लूटो भी पहले ग्रहों की कैटेगरी में था, लेकिन आज की डेट में हम प्लूटो आप देखोगे इस 8 के अंदर कहीं भी नाम नहीं है, तो टोटल 8 ही ग्रह है। अब प्लूटो को क्या बना दिया है आज की डेट में, उसको क्या घोषित कर दिया कि आप क्या हो, अब डॉर्फ प्लैनेट हो। तो प्लूटो प्लैनेट नहीं है, प्लूटो कैसा है, डॉर्फ प्लैनेट है। प्लूटो ग्रह नहीं है आज की डेट में, कैसा है वो, बौना ग्रह की कैटेगरी में आता है। अब कैसे हो गया बौना ग्रह, तो बौना ग्रह होने के लिए कुछ योग्यताएं होती है। पहली योग्यता क्या है कि यह भी सूर्य की परिक्रमा करता है, सीधी सी बात है, इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, सूर्य की परिक्रमा करनी होगी। लगभग गोला आकार का होता है, इसका भी आकार कैसा होना चाहिए, लगभग गोला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पूरा 100% गोला ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसने अपने कक्ष क्षेत्र को साफ नहीं किया होता है। लेकिन इसका जो ऑर्बिट होगा सूरज के चारों ओर घूमने का, ये सूरज है और इसके चारों ओर इसका जो ऑर्बिट है वो ज़रूरी नहीं है कि साफ़ हो। इसके बीच में ये हो सकता है कि कोई दूसरा ग्रह भी अपनी कक्षा को ला रहा हो, ठीक है, या फिर इसके जगह पे और भी बहुत सारी चीज़ें इसके कक्षा में घूम रही हो। तो ये चीज़ जो है, ये वाला पॉइंट है, ये इसको किससे अलग कर देता है, ग्रहों से और बौने ग्रहों की। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब इसका ऑर्बिट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें और भी होगी। और यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। एक ये चीज़ भी ज़रूरी है कि ये किसी और का उपग्रह नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, अपने आप में ग्रह है, तो उपग्रह तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है, बट ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब जो प्लूटो जो था, जिसे 9वां ग्रह भी माना जाता था, फिर उसको किस में बदल दिया, बौने ग्रह के अंदर बदल दिया। वो किस कारण से बदला था, इसी पॉइंट के कारण से बदला था कि जब प्लूटो का ऑर्बिट देखा गया, प्लूटो की जो कक्षा देखी गई जिसके अंदर वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, वो क्या थी, क्या नहीं थी, साफ़ नहीं थी बिल्कुल, ठीक है। इस वजह से फिर लोगों ने, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा कि अब ऐसे करते हैं, इसको ग्रह नहीं मानते, इसको डॉर्फ प्लैनेट की उपाधि दे देते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप वीडियो के कमेंट के अंदर ये बताएंगे कि किस साल प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से निकाल के बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया था, या फिर आप ये बता दीजिए कि किस साल में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ये साल आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। ये आई होप समझ में आ गया होगा, किस चीज़ को हम प्लैनेट कहेंगे, किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहेंगे, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और किस खगोलीय पिंड को हम बौना ग्रह या जिसे डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं, तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लूटो को अब हम बौने ग्रह की श्रेणी में बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह ट्रांस नेपच्यूनियन क्षेत्र, ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन में स्थित है और इसके आसपास कई छोटे पिंड हैं। तो इसको अब हम किस में रखते हैं, बौने ग्रहों की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये किसके क्षेत्र में आता है, लास्ट वाला ग्रह कौन सा था, वरुण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेपच्यून, ठीक है। वो किस में आता है, ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन के अंदर आता है। मतलब इसकी कक्षा क्या नहीं थी, साफ़ नहीं थी। क्यों नहीं साफ़ थी, क्योंकि इसका क्षेत्र किस में आ रहा है, वरुण का जो ग्रह है उसके क्षेत्र में पड़ता है, और इसके आसपास कई छोटे पिंड, ये अकेला नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है। इस वजह से इसकी कक्षा जो है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, और जब साफ़ नहीं थी तो इसको कहा कि ये वाली योग्यता तो किसकी होती है, बौने ग्रह की होती है। तो अब इसको डॉर्फ प्लैनेट या बौने ग्रह की उपाधि दे दो, इसको ग्रहों की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। आई होप आपको ग्रह क्या होते हैं वो समझ में आ गया, और बौने ग्रह क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। ये भी पता चल गया होगा कि प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं मानते हैं और इसको बौना ग्रह कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है तो आगे बहुत आसान चीज़ें। ग्रहों को छोड़कर सूर्य की परिक्रमा करने वाले अन्य सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप से लघु सौर मंडलीय पिंड, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ कहा जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सूरज के चारों ओर सिर्फ ग्रह ही परिक्रमा लगाते हैं, और भी खूब सारी चीज़ें होती है। अब उन खूब सारी चीज़ों को अब अलग अलग नाम देने से बेहतर है उनको एक ही शब्द में कह दिया जाता है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ कहते हैं। छल्लों वाले ग्रह, कौन कौन से छल्लों वाले ग्रह, तो बृहस्पति, शनि और अरुण। कई कई किताबों में आपको वरुण भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, दोनों ही आंसर सही है। वैसे वरुण के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो वैसे मेजरली दिखने में, अगर देखने में तो सिर्फ और सिर्फ शनि के ही दिखता है, ध्यान रखिएगा। आप अगर डायग्राम देखोगे प्लैनेट्स का तो वहाँ पे सिर्फ सैटर्न के चारों ओर ही रिंग देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान रखना बृहस्पति के भी चारों ओर रिंग है, शनि के भी है, अरुण के भी, और कहते हैं वरुण के भी हैं, ठीक है। तो लास्ट के जो चारों ग्रह हैं, चारों के आसपास रिंग पाई जाती है। सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मर्क्यूरी या बुध, जो सबसे पहले नंबर पे सूरज के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध है, या जिसे इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। और ये कैसा है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम।
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कौन सा है? इनर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों ग्रहों को मिला के क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इसके बाद में आते हैं बृहस्पति, आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों ग्रहों को मिला के कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स या फिर बाहरी ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह मिलके क्या बनाते हैं? बाहरी ग्रह बनाते हैं। ठीक है, अभी आगे हम इसके बीच में भी डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ग्रहों से संबंधित प्लैनेट्स क्या होते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या क्या उनकी योग्यताएं होती है, किस खगोलीय पिंड को हम ग्रह बोलेंगे, किस खगोलीय पिंड को हम बौना ग्रह या डॉर्फ प्लैनेट बोलेंगे। प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले या रिंग पाई जाती है, वो भी आपको पता चल गया होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अभी अपन ने ग्रहों के बारे में देखी, ये सब अब इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये आप थोड़ा सा पैटर्न भी ज़रूर याद रख लिएगा। ठीक है, ये पैटर्न आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये डॉर्फ प्लैनेट आ गया, प्लूटो डिमोनिशन है आपके, ठीक है, प्लैनेट विथ रिंग, साइज कंपैरिजन वगैरह, ये सब कुछ आ गया। अब हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा कौन सी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। अब देखिए, सबसे बड़ा टर्म जो होता है वो होता है यूनिवर्स। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हज़ारों करोड़ों खरबों क्या है? गैलेक्सी हैं, बहुत सारी। एक यूनिवर्स एक मतलब एक ही है खैर, बट एक यूनिवर्स के अंदर हज़ारों करोड़ों खरबों क्या होती हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब आकाशगंगा। इस एक आकाशगंगा के अंदर हज़ारों करोड़ों क्या होते हैं? सौर मंडल होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। हज़ारों करोड़ों खरबों सोलर सिस्टम होते हैं। उस हज़ारों करोड़ों सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे खरबों क्या होते हैं? तारे होते हैं सूरज जैसे। और अरब खरब क्या होते हैं? आपके प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा यूनिवर्स हो जाता है, यूनिवर्स के अंदर खूब सारी गैलेक्सियाँ हैं, एक गैलेक्सी के अंदर खूब सारे सोलर सिस्टम है, और एक सोलर सिस्टम के अंदर खूब सारे प्लैनेट, तारे और बाकी दूसरी चीज़ें होती है। अब हम किसको देख रहे हैं? अब हमने प्लैनेट्स को देख लिया, सन को देख लिया, फिर हमने सोलर सिस्टम को देख लिया, अब सोलर सिस्टम भी समझ लिया, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा गैलेक्सी के बारे में। तो हमारे गैलेक्सी, हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी के अंदर है, उस गैलेक्सी का नाम है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं। आकाश गंगा वह विशाल समूह है जिसमें तारे, गैस, धूल गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे होते हैं। हमारे आकाशगंगा के अंदर क्या है? खूब सारे तारे हैं, खूब सारी गैस हैं और खूब सारे धूल के कण हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण बंधे हुए हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आकाशगंगा की है वो ये है। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को क्या बोला जाता है? हमारी गैलेक्सी को क्या बोला जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि यह आकाश में दूध या रेखा के रूप में दिखाई देती है। आकाश में देखोगे जब बहुत अंधेरी रात होती है तो एक पट्टी ऐसी दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 तारे देखने को मिलते हैं। तो कैसा लगता है? एकदम ऐसा लगता है कि कोई आकाश में गंगा बह रही हो। गंगा का पानी कैसा होता है? थोड़ा सा दूधिया टाइप का है, उस टाइप में। तो लोगों ने उस हिसाब से नाम रख लिया, क्या मानो ऐसा लगता है कि तारों की एक नदी बह रही हो, तो इस वजह से उसको क्या कह दिया? मिल्की वे। एकदम जैसे दूध की तरह एक रोशनी आपको दिखाई देती है। आकाशगंगाएं विभिन्न आकृति और आकार की हो सकती है। आकाशगंगाओं की भी अपनी अपनी आकृति होती है। जब अभी आप यूट्यूब पे आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे गैलेक्सी, तो आप गैलेक्सी सर्च करोगे तो इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गैलेक्सियों का भी अपना अपना क्या होता है? रूप होता है। ठीक है, एक बॉर्ड स्पाइरल गैलेक्सी, बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है। मिल्की वे कैसी है? मिल्की वे का आकार कैसा है? बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, ये मैं डायग्राम से थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, आप एक बार गूगल के ऊपर सर्च करिएगा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, तो आपको जो आकार दिखेगा उस आकार को क्या बोला जाता है? बैरिड स्पाइरल टाइप की आकृति है। ठीक है, काइंड ऑफ एक
इस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फोटो आप देखना। प्राचीन भारत में इसे प्रकाश की नदी माना जाता था। ऐसा लगता था प्रकाश क्यों, क्योंकि उसमें खूब सारे क्या है, तारे, अनगिनत तारे, इनफाइनाइट तारे हैं। तो इतने सारे तारे जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नदी है तारों की। इसका नाम आकाश गंगा रखा गया। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा। मानो आकाश के अंदर क्या है, गंगा है, और वो गंगा में पानी नहीं है, उस पानी की जगह पे क्या है, तारे हैं खूब सारे। इस वजह से इसका नाम रख दिया आकाश गंगा। तो आई होप आपको गैलेक्सी समझ में आ गई होगी, उसका नाम आकाशगंगा क्यों है ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, और गैलेक्सी में और क्या क्या चीज़ें होती है, तो तारे, गैस, धूल, ये सब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें अब इंग्लिश में। और अब हम देखते हैं हमारे क्लास का लास्ट टॉपिक है सन। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, गैलेक्सी समझ ली, सोलार सिस्टम पूरा समझ लिया, सोलार सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं वो सारे समझ लिया। बाकी क्या है, हमारा सन बाकी रह रहा है, सूर्य बाकी रह रहा है। सूर्य जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ तक कि हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप वो आपको समझ में, हमने बहुत आसान भाषा में समझाया है, ठीक है। तो आप अगर कहीं पे फिर से आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके एक दो बार फिर से देखो, आप पक्का समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम सूर्य की बात करते हैं, हमारा एकमात्र तारा, ठीक है। हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा जो है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य एक तारा है, सीधी सी बात है। पहली तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सूर्य क्या है भाई, तारा है, ग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। उल्का पिंड नहीं है, एस्टेरॉयड नहीं है, मीटेरॉयड नहीं है, कॉमेट नहीं है, कुछ नहीं है। सूर्य क्या है, स्टार है, जो अत्यंत गर्म गैसों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अगर आपसे पूछ ले सूरज किससे बना है, तो गर्म गैसों से बना हुआ है। मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे हम पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ते हैं तो हम नाइट्रोजन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह खूब सारी गैसें पढ़ते हैं। वैसे ही सूरज की अगर बात करें तो सूरज में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। कितने प्रतिशत है, तो 70% है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। सूरज सबसे ज़्यादा किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसके बाद में हीलियम है, हीलियम कितने प्रतिशत है, 26% है। और उसके बाद में जो 3.5% एरिया बच जाता है वो किससे है, बाकी दूसरी गैसों से बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो सारी कैसी गैसें हैं, हल्की गैसें हैं, लाइट गैसेस हैं, ठीक है। हीलियम कैसी होती है, गुब्बारों के अंदर हम हीलियम भरते हैं तो जो भी हीलियम वाले गुब्बारे होते हैं उनको हमेशा पकड़ के रखने को कहा जाता है। अगर आप छोड़ दोगे तो वो क्या चले जाएंगे, आकाश में ऊपर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, तो बाकी आसपास की गैसों के मुकाबले वो इतनी हल्की होती है कि वो उसको ऊपर की ओर धकेल देती है। तो हीलियम हल्की गैस है, हाइड्रोजन भी हल्की गैस है। तो ये हल्की होने की वजह से हमारे अगर वायुमंडल, जब हम आगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो गैसें बदल जाती है। तो सबसे ऊंचाई पे कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हल्की गैसें हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूरज में सबसे ज़्यादा गैस है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और 3.5% पे फिर खूब सारी गैसें आती है। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूरज कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। इसका भार 2 गुणा 10⁻27 टन है, ठीक है। 10⁻27 टन मतलब 10 के पीछे 27 जीरो और लगा दो, इतनी इसकी मतलब इसका भार है, जो सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.83% है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पूरा सौर मंडल अगर 100, ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में, ठीक है, आसान भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन इसको वैसे याद नहीं रखना है कि अगर पूरे सौर मंडल का भार कितना है, 100 किलोग्राम है, तो उसमें से सौर मंडल मतलब सूरज आ गया पूरा आपका, आपके सारे ग्रह आ गए, ग्रहों के अलावा छोटे ग्रह आ गए, आपके बौने ग्रह आ गए, फिर मीटेरॉइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट वगैरह वो सब आ गए, उन सबको मिला देते हैं तो मान लो कि हमारे सौर मंडल का भार कितना है, 100 किलोग्राम है। तो उसमें से 99.83% या 99.83 किलोग्राम भार अकेला किसका है, सन का है। और पीछे बचा हुआ जो 0.1% है उसमें सारे ग्रहों का भी भार है, द्रव्यमान है। वैसे ही द्रव्यमान डेंसिटी की बात करा है, तो डेंसिटी को भार से वैसे नहीं जोड़ना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे भार, वेट में और डेंसिटी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर पूरे सौर मंडल का भार अगर 100 किलोग्राम है तो उसमें से 99.83 किलोग्राम तो सिर्फ सूरज अकेला है, इतना भारी है सूरज। और बाकी जो पीछे बच जाता है 0 पॉइंट ऑलमोस्ट कितना रह गया, 17% है, उसमें आपके सारे ग्रह भी आ जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। तो अब समझिए सूरज कितना डेंस, कितनी डेंसिटी है सूरज की, और कितना बड़ा है सूरज, इमेजिन करिए आप। यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूरज कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। मतलब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी प्रकाश कितनी देर में कवर कर देती है, सिर्फ 8 मिनट में।
तो अब सोचिए प्रकाश की गति कितनी फास्ट होगी। मतलब आपको 15 करोड़ किलोमीटर दूर जाना है और आप सिर्फ 8 मिनट में ये दूरी तय कर लेते हैं, तो आपकी खुद की स्पीड कितनी होगी? वो जो स्पीड होगी वो किसकी स्पीड होती है? लाइट स्पीड होती है, लाइट ईयर या लाइट स्पीड कह सकते हैं उसको, प्रकाश की गति, जो ब्रह्मांड में सबसे फास्ट होती है। कोई भी ये नियम है कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी प्रकाश की गति को अचीव नहीं कर सकता, और अगर अचीव कर देता है तो फिर उसके लिए समय, ग्रेविटी वगैरह सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको शॉर्ट्स के रूप में बनाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और एक वैसे शॉर्ट बना भी रखा है, आप देखिएगा, सूरज से संबंधित हैं, लाइट से संबंधित है, ठीक है। चलिए, इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को उसकी परिक्रमा में बनाए रखता है। अब इसका गुरुत्वाकर्षण इतना है, होगा ही गुरुत्वाकर्षण, क्यों? क्योंकि पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और इसका आयतन भी कितना है? बहुत ज़्यादा। जब साइज़ और डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही ज़्यादा हाई होता है। अब इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इतने सारे ग्रहों को ये अपने पास में जोड़ के रखता है। तो अब सोचो कि इसका ग्रेविटी कितना हाई होगा। अगर इसका ग्रेविटी थोड़ा सा भी कम होता तो शायद ये जो लास्ट वाला ग्रह है वो इसके परिक्रमा करता ही नहीं, वो चला ही जाता। अब ये सारे इसकी परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारे इसकी ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। इसने सारे अपने सूरज ने इन 8 ग्रहों को पकड़ के रखा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। यह निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है, ये लगातार अपने अंदर से क्या निकालता है? एनर्जी निकालता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? तारे। तारे जो होते हैं वो हमेशा खुद की ऊष्मा, खुद की ऊर्जा पैदा करते हैं। हमने तारा देखा था, उसमें हमने देखा था कि तारा क्या है? एक जनरेटर का काम करता है। जैसे शादियों में या फंक्शन में हम जनरेटर लगाते हैं जो बिजली पैदा करता है, तारा भी क्या है? एक जनरेटर का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये बिजली की जगह पे क्या निकालता है? ऊष्मा निकालता है, लाइट निकालता है। तो ये क्या उत्सर्जित करता है? एमिट क्या करता है? एनर्जी एमिट करता है। और क्या करता है? विजिबल लाइट करता है, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, प्लाज्मा गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें ये क्या करता है? ये उत्सर्जित करता है, एमिट करता है, ठीक है। सूर्य की सतह पर दिखने वाली अचानक तेज चमक जो चुंबकीय ऊर्जा से उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब सूरज को आप देखोगे, शायद नीचे डायग्राम होगा इस तरीके का, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, तो इसमें आप देखोगे ये वाली जो चीज़ें दिख रही है जो इसके ऊपरी सतह पे दिख रही है इस तरीके की, ठीक है, ये क्या है? सोलर फ्लेयर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकलती है? मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जब हम आग के आसपास बैठते तो एक वो गरम गरम सा एक झोंका जो आता है आग का, उसको क्या कह सकते हैं? वैसे ही अगर सूरज के आसपास, वैसे तो पॉसिबल नहीं है बट अगर हुआ कभी पॉसिबल, तो जो अंदर से जो बहुत तेज़ आग टाइप की निकलती है उसे क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहा जाता है, सौर ज्वाला कहा जाता है। ये संक्षिप्त आवेग चार्ज पार्टिकल्स उपग्रह संचार को बाधित करते हैं। जब ये सोलर फ्लेयर्स बहुत तेज़ आती है तो जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी सैटेलाइट्स होती है उनसे जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसमें वो रुकावट पैदा करती है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सूरज, अब सूरज के अंदर से खूब सारी सोलर फ्लेयर्स आई। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होती है? इनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, धनायन होंगे, ऋणायन होंगे खूब सारे। तो वो जैसे ही आते हैं तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो कभी कभी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो कभी कभी आवाज़ कटती है, तो वो जो डिस्टर्बेंस होता है वैसा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सूर्य के केंद्र, सूर्य की कोर में हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और हीलियम बनाते हैं। अब हमने देखा था कि सूरज में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? हीलियम है। अब ये हीलियम बनती कैसे इसमें? तो सूर्य की जो कोर है, ये सूरज है पूरा, इसके अंदर जो कोर है वहाँ पे क्या होता रहता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, फ्यूजन होता रहता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है कि हीलियम गैस बनती है, कण आपस में टकराते हैं और फिर वापस डिवाइड होते हैं, उस हिसाब से क्या होती है? हीलियम गैस बनती है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसे समझ लीजिए सूरज एक क्या है? बड़ा सा परमाणु बम है। जैसे परमाणु बम जब ब्लास्ट होता है तो वो क्या करता है? खुद को मल्टीप्लाई करता है फटाफट। एक चीज़ है 1 2 के अंदर बदल जाएगी, 2 4 के अंदर बदल जाता है, 4 8 में बदल जाएगा, 16 के अंदर बदल जाएगा। तो एक ही चीज़, एक ही एटम खुद को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है फटाफट। और वो इतना जल्दी से गुणा करता है कि उसके अंदर से खूब ज़्यादा क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो वही क्या करता है? उसको पावर देता है, एक बैटरी की तरह काम करता है। और इसी से क्या बनती है? सूरज के अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस बनती है बहुत ज़्यादा। आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन तो हमने समझ लिया, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा ही टर्म और सुनते हैं आप, न्यूक्लियर, एक तो होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, ठीक है। ये फिजन क्या होता है ये भी आप मुझे
कमेंट्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। चलिए, इस ऊर्जा को सतह और बाहरी वातावरण में प्रसारित करता है। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो कहाँ कोर में हो रही है, अब ये कोर से कहाँ आती है, सतह के ऊपर पहुँचती है, और सतह से ही कहाँ आती है, इसके बाहरी वायुमंडल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके बाहरी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आती है। कोर के बाद का क्षेत्र संवहन क्षेत्र कन्वेक्शन जोन कहलाता है, जहाँ तापमान कितना होता है, 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, कोर है, कोर के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन जोन। हमारे पृथ्वी में भी होता है कन्वेक्शन बेल्ट्स वगैरह, हम देखते हैं जहाँ पे लावा ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर फिर वापस नीचे जाता है, जिससे प्लेटों का मूवमेंट वगैरह चीज़ें आपने पढ़ी होगी प्लेट टेक्टोनिक्स में, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर वाला क्षेत्र, दुर्बलता मंडल जो क्षेत्र होता है, दुर्बलता मंडल में यही होता है, लावा गर्म होता है, गर्म होकर हल्का होने से ऊपर उठता है, फिर वापस ठंडा होकर नीचे बैठता है, ठीक है। तो वो वाला सेम क्षेत्र सूरज के अंदर भी होता है, और उस कन्वेक्शन जोन का तापमान कितना होता है, 20 लाख डिग्री सेल्सियस। अब आप इमेजिन करिए 20 लाख डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 48-50 डिग्री सेल्सियस में हमारे यहाँ पे गर्मी रिकॉर्ड तोड़ हो जाती है, ये है 20 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है, सूर्य की जो सतह है, ये जो बाहरी सतह, जैसे पृथ्वी की सतह जिसके ऊपर हम रहते हैं, अगर सूर्य की सतह देखें तो वहाँ पे तापमान कितना होता है, उस सतह को बोला क्या जाता है, फोटोस्फीयर बोला जाता है। हमारे सतह बोलते हैं, अगर सूरज पे अगर होते तो सूरज की सतह को क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। उस सतह पे तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो सतह पे कितना होता है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का वातावरण 2 भागों में बटा होता है, क्रोमोस्फीयर और दूसरा कोरोना। अब ये बात कर रहा है सूर्य के वातावरण की, ठीक है। अभी तक हमने देखा सूर्य की कोर और सतह को हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है। अब फोटोस्फीयर तो सतह होगी, अब सतह के ऊपर भी तो कुछ होगा जहाँ पे सोलर फ्लेयर्स वगैरह आ रही है, ठीक है। तो सूर्य का वातावरण, जैसे पृथ्वी का ये सतह है और पृथ्वी के ऊपर वातावरण होता है, इस तरीके से सूर्य के ऊपर भी क्या है, वातावरण है। इस वातावरण को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है क्रोमोस्फीयर और दूसरा होता है कोरोना। कोरोना में आयरन, कैल्शियम और निकेल आयनों की रेखाएं दिखाई देती है, जो उच्च तापमान का कारण बनती है। कोरोना वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये कोरोना जो वायरस आया था वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। कोरोना क्या है, सूर्य के वातावरण का एक भाग होता है, ठीक है। अब कोरोना जो वातावरण वाला भाग है, वातावरण में जो कोरोना वाला भाग है, वहाँ पे एक तो आयन होता है, कैल्शियम होता है, और निकल की क्या होती है, रेखाएं बनती है। रेखाएं कैसे बनती है, वो लपटें होती हैं, कह सकते हैं अपन, सूर्य की जो गर्मी के कारण जो लपटें उत्पन्न होती है वैसी, और उससे क्या होता है, उच्च तापमान क्रिएट होता है, उससे तापमान बढ़ता है। सौर पवन, सोलर विंड्स सूर्य के ऊपरी वातावरण से निकलने वाली आवेशित कणों का प्रवाह होता है, ठीक है। सोलर विंड्स क्या होता है, सोलर विंड्स वैसे ही अगर आप समझ लीजिए आग के पास में बैठे और बाहर से हवा आई, तो आग का जो एक वो क्या कह सकते हैं, एक वो जो लपट, वो काइंड ऑफ जो कह सकते हैं कि विंड, एक गर्म हवा का जो झोंका आता है उसको, वैसा ही सूरज के आसपास भी क्या होता है, सोलर विंड बनती है, ठीक है। जब ये आवेशित कण, आवेशित मतलब चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि अब सूरज के आसपास जितने भी ये सोलर विंड्स वगैरह, इसमें क्या है, धनायन है, पॉजिटिव आयन से, नेगेटिव आयन है, चार्ज पार्टिकल से, एकदम जैसे हमने प्लाज्मा के अंदर देखा था। प्लाज्मा कैसा होता है, मैग्नेटिक भी होता है और इलेक्ट्रिक भी होता है चार्ज। वैसे ही ये जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है, जो ये सौर पवनें सूर्य के अंदर से निकलती हैं, कैसी होती है, आवेशित होती है, चार्ज होती है एकदम से इसके अंदर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी को आपको पता है, पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी, इस वजह से पृथ्वी के चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इस तरीके का क्षेत्र बनता है पृथ्वी के चारों ओर, इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो पृथ्वी पे कभी जीव उत्पन्न ही नहीं होता। जब ये आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में ऑरोरल प्रकाश दर्शन, ऑरोरल लाइट डिस्प्ले उत्पन्न होती है। अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी और यहाँ पे सूरज है, अब सूरज के अंदर से क्या निकल के आ रही है, आपकी सोलर फ्लेयर्स निकल के आ रही है। अब ये सोलर फ्लेयर्स जैसे ही इस आपके चुंबकीय क्षेत्र से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं और जैसे ही सतह के नज़दीक में होगी तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, आकाश के अंदर लाइट देखने को मिलती है, जिसे हम ऑरोरा लाइट बोला जाता है, ऑरोरा लाइट, ठीक है, ऑरोरा लाइट्स, जिसे आप उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पे ही देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोलर फ्लेयर्स होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पृथ्वी का बिल्कुल नज़दीक होता है, नीचे होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखिए, अभी आप यूट्यूब पे या अगर आप
गूगल के ऊपर सर्च करिएगा ऑरोरल लाइट डिस्प्ले, तो आप देखिएगा ऊपर ऐसे आसमान के अंदर ऐसे पट्टीनुमा लाइट बनती है, ऐसी खूब सारी हरी पीली लाल गुलाबी, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑरोरा लाइट्स बोला जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में इसे ऑरोरा बोरियोलिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइट उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ के आसपास हो रही है तो इसे बोलेंगे हम ऑरोरा बोरियोलिस, और अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में हो रही है तो इसे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब हमने हमारे टाइम पे ऐसे याद करा था, मैंने तो ऐसे याद करा था कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण के अंदर है, तो दक्षिण में होगा तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जब दक्षिण वाला याद हो जाएगा तो उत्तर में एक ही बचा है, ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। अगर ये आसमान में लाइटें अगर आपको दक्षिणी ध्रुव के आसपास दिख रही है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये उत्तरी ध्रुव में देखने को मिल रही है तो इसे बोलेंगे ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। और इनको कंबाइन रूप से बोला जाता है ऑरोरा लाइट डिस्प्ले, ठीक है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं एक कंसेप्ट है सन स्पॉट का कंसेप्ट है, सूर्य कलंक का कंसेप्ट है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश मंडल हमने देखा था, यहाँ पे देखो प्रकाश मंडल क्या होता है, ये वाला सूर्य की सतह को क्या बोला जाता है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ध्यान रखिएगा, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल क्या है, सूर्य की सतह का नाम है। सूर्य की सतह को सतह नहीं कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, उसका नाम क्या है, प्रकाश मंडल है। अब ये क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश मंडल मतलब सूर्य की सतह की बात कर रहा है ये, में उपस्थित गहरे रंग के क्षेत्र होते हैं। तो सूरज को अगर आप कभी फ़ोटो देखोगे तो कुछ एरिया तो उसके कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, कुछ होते हैं लाइट कलर के, जो सूर्य ज्वालाओं का स्रोत होते हैं। यह क्षेत्र आसपास की तुलना में थोड़े से ठंडे होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये स्पॉट देखने को मिलेंगे जो कैसे होते हैं, थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। अगर ये स्पॉट ज़्यादा है, मतलब ये स्पॉट क्या होते हैं, यहाँ पे तापमान बाकी आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। अब ये अगर स्पॉट 4 है तो मान लो थोड़ा सा तापमान कम होगा। अब अगर ये स्पॉट बढ़ के कितने हो गए, 6-7 हो गए, तो अब मान लो अब कौन से सूरज का तापमान ज़्यादा होगा, इसी का तापमान ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि स्पॉट ज़्यादा है, और स्पॉट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे स्पॉट होता है मतलब वो अपने आसपास के क्षेत्र से थोड़ा सा कम तापमान वाला क्षेत्र है। तो इन स्पॉट को बोला जाता है सन स्पॉट। जितने ज़्यादा सन स्पॉट उतना ही सूरज का तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यह क्षेत्र आसपास की तुलना में ठंडे होते हैं और यह हर 11 वर्ष में प्रकट और लुप्त होते हैं। अब इनकी क्या होती है, साइकिल होती है, काइंड ऑफ ऐसे समझ लीजिए चिकन पॉक्स हैं सूरज के, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, 11 साल में एक बार तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सन स्पॉट होते हैं। अब सन स्पॉट ज़्यादा मतलब सूरज का तापमान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 11 साल में एक ऐसा टाइम आता है जब सन स्पॉट बहुत कम हो जाते हैं, मतलब 4 है, कभी 3 ही हो जाएंगे, कभी 2 ही हो जाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। वैसे खूब सारे होते हैं। तो जब सन स्पॉट बहुत कम हो जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और इससे भी हमारे पृथ्वी का जो वेदर वगैरह क्लाइमेट है वो भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो आप देखोगे जब आप क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे, जब तापमान देखोगे तो तापमान का वितरण या तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे, तो उसके अंदर एक कंसेप्ट आएगा सन स्पॉट का। तो यही चीज़ है जो अपन आगे देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। इस 11 वर्षीय चक्र में सनस्पॉट साइकिल कहते हैं, जिसमें अधिकतम संख्या को सौर, जब सनस्पॉट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये वाला जो बी वाला डायग्राम अपन देख रहे हैं जिसमें सनस्पॉट बहुत ज़्यादा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे सोलार मैक्सिमम। और जब ये ए वाला सिचुएशन है, जब सनस्पॉट सिर्फ 4 ही हैं बचे 4 ही बचे हैं सनस्पॉट, तो इसको न्यूनतम वाला बोलेंगे सौर न्यूनतम, जिसे सोलार मिनिमम कहते हैं। सौर वायु सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, से उत्सर्जित आवेशित कणों की एक धारा होती है। अब सौर वायु क्या होती है, तो जो कोरोना क्या था, अभी अपन ने देखा था कि सूर्य के वातावरण को 2 भागों में बांटा जाता है। ये जो वातावरण है ऊपर सूर्य के, इसको फिर से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है आपका कोरोना और दूसरा क्या हो जाता है, क्रोमोस्फियर हो जाता है, क्रोमोस्फियर। तो जो सूर्य से निकलने वाली गरम गरम हवा है वो सारी कहाँ से निकलती है, कोरोना से निकलती है। तो ये कह रहा है सौर वायु मतलब सूरज से निकलने वाली गरम एकदम सौर वायु जो होती है वो कहाँ से निकलती है, ऊपरी वायुमंडल से। और वो ऊपरी वायुमंडल को क्या बोला जाता है, कोरोना कहा जाता है। से उत्सर्जित आवेशित कणों की एक धारा होती है। यह प्लाज्मा
मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फ़ा कणों, अल्फ़ा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब देखिए प्लाज्मा, मैंने कहा था ये आगे तक परेशान करेगा। अब अगर उस टाइम पे हमने प्लाज्मा नहीं समझा होता कि प्लाज्मा क्या है, तो अभी भी यहाँ पे भी हमें समझ में नहीं आता कि प्लाज्मा क्या चीज़ है आखिर में। तो अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पहले स्टार्टिंग में जाके देखिए, हमने प्लाज्मा को बहुत अच्छे से डिटेल में डायग्राम के साथ में समझा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यह प्लाज्मा, और प्लाज्मा में मुख्यतः क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है, अल्फ़ा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोरोना की बात कर रहा है, ठीक है, जिसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी लगभग 0.5 से 10 केईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके क्या है, यूनिट है। तो ठीक है, यूनिट ध्यान रखना आप, हर चीज़ की यूनिट बहुत मैटर करती है कि बीच में होती है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक, जिसे गतिक ऊर्जा कहते हैं, वो उसकी कितनी होती है, 0.5 याद रहे तो ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सौर तूफान, सौर तूफान, सूरज से निकलने वाली तेज़ हवा होती है, उससे क्या उत्पन्न होते हैं, तूफान होते हैं। सूर्य से उत्पन्न एक विघटन, डिस्टर्बेंस होता है, ये क्या होता है, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है। हमारे यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ वगैरह। तो ये क्या होते हैं, सारे साइक्लोन के ही रूप है। तो तूफान एक काइंड ऑफ क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, विघटन का काम करते हैं। साइक्लोन से, बवंडरों से डिस्टर्बेंस पैदा होता है, इस वजह से इनका दूसरा नाम तूफ़ान या बवंडर या साइक्लोन की जगह पे बहुत बार डिस्टर्बेंस भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि कमेंट्स के अंदर ये बताइए कि राजस्थान में जो सर्दियों में बारिश होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए। अभी इसी से याद आया मुझे, जो पूरे हीलियोस्फीयर क्या है, द रीजन ऑफ स्पेस एनकम्पासिंग द सोलर सिस्टम इन विच द सोलर विंड हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस। हीलियोस्फीयर आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये सूर्य है हमारा, ठीक है, ये सूरज है हमारा, और सूरज से सोलर साइक्लोन आ रहे हैं, आपके सौर्य तूफान आ रहे हैं, और मान लीजिए सौर्य तूफान का प्रभाव इतने क्षेत्र तक मिल रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा, इसे क्या बोला जाएगा, हीलियोस्फीयर बोला जाता है। तो हीलियोस्फीयर क्या है, वो वाला क्षेत्र जहाँ पे सौर तूफानों का क्या रहता है, प्रभाव देखने को मिलता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है हीलियोस्फीयर। अभी देखिए, अभी अपन ने बात करी थी सोलर मैक्सिमम और मिनिमम की। अब देखिए ये वाला जो सूरज है, ये आपको कैसा दिख रहा होगा, लाइट कलर का दिख रहा होगा पूरा। और इस सूरज के अंदर आप देखिए बहुत सारी जगह आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, डार्क एरिया देखने को मिल रहा होगा। ये वाला जैसे देखो एरिया डार्क है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया आपको डार्क देखने को मिल रहा होगा, ये एरिया पूरा डार्क देखने को। ये जो डार्क पॉइंट है ये सारे क्या हैं, सन स्पॉट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत कम डार्क स्पॉट है, एक जगह दो जगह, बहुत कम ही। ज़्यादातर सूरज कैसा दिख रहा है आपको, लाइट कलर का दिख रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे तो सन स्पॉट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सन स्पॉट बहुत ज़्यादा कम है। मतलब इस सूरज अगर इस अवधि के अंदर है, इस अवधि में सूरज है, तो इसका तापमान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सन स्पॉट यहाँ पे कम है, सौर कलंक कम है। यहाँ पे सौर कलंक ज़्यादा है, तो इसका तापमान कैसा होगा, कम। क्योंकि सौर कलंक से क्या होता है, सौर कलंक जो होते हैं वो अपने आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा सा कम तापमान रखते हैं। तो जितना ज़्यादा सौर कलंक उतना कम तापमान, जितना कम सौर कलंक उतना ही ज़्यादा तापमान, ठीक है। तो ये सोलार मैक्सिमम और सोलार मिनिमम का एक अच्छा सा डायग्राम है, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे थे हम, हीलियोस्फीयर क्या होता है, हीलियोस्फीयर वो वाला क्षेत्र है सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का वो वाला क्षेत्र है जहाँ पे सौर पवनों का क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो सौर मंडल का वो वाला क्षेत्र जहाँ तक सूर्य से निकलने वाली पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं हीलियोस्फीयर। ये जो I.E लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, दैट इज़ होता है, दैट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया जाता है, IE, मतलब हीलियोस्फीयर। दैट इज़ हीलियोस्फीयर जो है क्या है, तो रीजन ऑफ स्पेस एनकम्पासिंग द सोलर सिस्टम इन विच द सोलर विंड हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये दैट इज़ होता है, दैट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है। तो जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेना कि वो उसका मतलब समझा रहा है। तो हीलियोस्फीयर दैट इज़ मतलब जो है। अब इसके आगे इसकी परिभाषा लिख दी है। तो सौर तूफान सूर्य से उत्पन्न विघटन होता है जो पूरे हीलियोस्फीयर में फैल सकता है और पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। अब ये हीलियोस्फीयर कितना होता है, तो ये कह रहा है कि हीलियोस्फीयर पूरे सौर मंडल में, मतलब पूरे 8 ग्रह है जो टोटल, उसके लास्ट तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें पृथ्वी, अर्थ और उसका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर भी शामिल है। अब सीधी सी बात है, ये तो लास्ट ग्रह तक की बात कर रहा है, तो पृथ्वी तो पूरी शामिल होगी, क्योंकि पृथ्वी तो 3rd नंबर पे, ये तो 8वें नंबर तक को भी प्रभावित कर रहा है। यह अल्पकालिक रूप से अंतरिक्षीय मौसम, स्पेस वेदर का कारण बनता है। जैसे पृथ्वी पे वेदर होता है, पृथ्वी का मौसम होता है, वैसे ही
आपके ब्रह्मांड का भी आपका सौर मंडल का भी कुछ वेदर होता है, तो उसको प्रभावित करती है ये सौर पवनें। और दीर्घकालिक रूप से अंतरिक्ष जलवायु और लंबे समय तक अगर देखें तो स्पेस क्लाइमेट, सीधी सी बात है, वेदर हम किसको कहते हैं? वेदर जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि आज और कल का क्या होगा, तो मौसम होता है। और अगर लंबे समय का देख रहे हो तो आप क्या बोलते हो? जलवायु बोलते हो, ठीक है। इसका एक बहुत सुंदर सा और सिंपल सा एग्जांपल अगर अपन देखें तो आपसे पूछे कि अगर राजस्थान का मौसम कैसा है और अगर उस टाइम पे बारिश हो रही है तो आप बोलोगे कि बारिश हो रही है। राजस्थान का मौसम कैसा है? अभी नमी भरा है। लेकिन अगर आपसे राजस्थान का जलवायु पूछ ले और अगर बारिश हो रही है, तब आप ये नहीं कहोगे कि राजस्थान का जलवायु नमी भरा है, आप बोलोगे जलवायु तो कैसा है? जलवायु तो सूखा है आपका। तो जलवायु जो होता है वो औसत कितना होता है? 30 वर्षों का औसत निकाला जाता है। जब आप किसी भी जगह का 30 वर्षों का औसत क्या निकालते हो? मौसम निकालते हो, 30 वर्षों का औसत मौसम निकाल देते हो, तो उसको बोला जाता है जलवायु। और दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें होती है उसको बोला जाता है मौसम, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। भू चुंबकीय तूफान, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे क्या बोला जाता है? मैग्नेटोस्फीयर में होने वाला एक अस्थायी विघटन, डिस्टर्बेंस है। तो ये कह रहा है कि भू चुंबकीय तूफान से क्या होता है? पृथ्वी के जो मैग्नेटोस्फीयर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जो सौर वायु, सोलार विंड को झटका, तरंग, शॉक वेव या चुंबकीय क्षेत्र के बादल मैग्नेटिक फील्ड क्लाउड द्वारा उत्पन्न होता है जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क में आते हैं। कहने का मतलब है जैसे ही ये सूरज से निकलने वाली हवाएं, तूफान वगैरह जो होते हैं, वो जैसे ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो हमारे वायुमंडल में, हमारे मैग्नेटोस्फीयर में क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जिससे झटके, जो आपकी शॉक वेव्स जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड का क्लाउड वगैरह, ये सब जनरेट होते हैं, ये सब बनते हैं, ठीक है। और फिर उससे आप देखते हो ऑरोरा वाली वो लाइट्स वगैरह, वो सभी इसी कारण से ही बनती है, ठीक है। और इसके बाद में हमारे सन का जो भी अपन ने हिंदी में देखा वो सब इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आई होप, तो ये हमारी यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 2 से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमने बहुत आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, बिल्कुल हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम पूरा करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे? पूरी की पूरी फिज़िकल ज्योग्राफी करेंगे, फिज़िकल जियोग्राफी जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी भौतिक भूगोल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम मानव भूगोल स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम पूरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ डिटेल में, जैसे ये क्लास पढ़ा है वैसे ही सारी भूगोल आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस क्लास में आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये क्लास जो है, मैं मेन बता देता हूँ, इस क्लास का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि आपको भूगोल बहुत आसान भाषा में समझानी है और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाना है। और ये क्लास कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ग्रेड के लिए है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तब भी ये क्लास आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन बीए कर रहे हो या मास्टर्स, आप कोई एमए एमएससी कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भूगोल पूछी जाती है तो उसके लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की जिसमें भूगोल पूछी जाती है तो उसके लिए भी, आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए काम की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और इसमें हम आपके बीए और एमए में जो भी स्टूडेंट हैं उनका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उनके सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं, जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से डिटेल में आपको ये क्लास आप समझ लोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्लास आती है आप ये क्लास लेते रहें ताकि आपका जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप एमएलएसयू से हैं, ठीक है, आप चाहे जेएनवीयू से हैं, ठीक है, आप आरयू से है, एमजीएसयू से है, ठीक है, या एमडीएसयू से है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी राजस्थान की या कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर क्या होता है, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हमेशा भौतिक भूगोल ही होती है और भौतिक भूगोल में भी बेसिक वाला होता है स्टार्टिंग का पार्ट। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रीम के लिए, किसी भी लेवल के ग्रेड के लिए ये क्लास मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और इन सब चीज़ों से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा ऑब्ज़र्व ओनली
और इन सब के लिंक्स जो हैं वो आपको यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे नीचे लिंक्स दे रखे हैं। लिंक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैं गलत हूँ तो वो भी चीज़ आप ज़रूर बताएं, ठीक है। आफ्टर ऑल ह्यूमन मिस्टेक है, मानव द्वारा ही गलतियाँ होती है, गलती ज़रूर हो सकती है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने बिल्कुल सही पढ़ाया होगा, कहीं शायद मैं गलत हूँ, मेरी थ्योरी गलत हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कुछ कि आपको मुझे बताना चाहिए या कहीं पे मैं गलत हूँ, तो आप ज़रूर इस नंबर पे बताएं। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएं, सही लगती है तो लाइक करें। और जो आपको होमवर्क दिया है वो ज़रूर आप कमेंट के अंदर बताइए, जो जो क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछे थे कि आप कमेंट में बताएं, वो ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट के अंदर पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट के अंदर सिर्फ कमेंट कर दीजिए पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ताकि आपने क्लास तो समझ तो पूरी ही ली। अब अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स नहीं बनाने, तो आप डायरेक्टली इससे पढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प है, ज़्यादा चीज़ें फिजूल की नहीं दे रखी है, जो जो काम की चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखी है। तो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे के लिए, कोई भी मीडियम है, उन दोनों के लिए काम की चीज़ है। और सारी हेडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि टर्मिनोलॉजी हिंदी मीडियम को भी पता होनी चाहिए दोनों भाषाओं में, और इंग्लिश मीडियम को भी पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम सौर मंडल की जो पहली क्लास है उसको कंप्लीट करते हैं। जल्दी हम क्लास सेकंड को लेके आएंगे, जिसमें हम जो हमारा भूगोल का, भौतिक भूगोल का पहला चैप्टर है, सौर मंडल, जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं, उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।